नमस्कार, आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। स्वागत है हमारी खास पेशकश कमोडिटी का साल निवेशक मालामाल में। और इस खास पेशकश में हमारे साथ कुछ खास दिग्गज मेहमान भी हैं। हमारे साथ हैं केडिया कमोडिटी के एमडी अजय केडिया, कोटक सिक्योरिटीज़ के कमोडिटी रिसर्च हेड रविंद्र राव, निर्मल बैंक के कमोडिटी रिसर्च हेड कुणाल शाह और ऑगमोंट गोल्ड की रिसर्च हेड रेनिशा चेनानी। आप सभी मेहमानों को दिवाली की शुभकामनाएं। हम सभी जानते हैं ये साल कमोडिटी मार्केट के लिए जबरदस्त रहा है। बुलियन को छोड़ तकरीबन सभी कमोडिटी ने दमदार प्रदर्शन किया है। बुलियन मार्केट में 2019 और 2020 में जबरदस्त तेजी दिखी थी, लेकिन आने वाला साल कैसा रहेगा और कमोडिटी मार्केट में कौन सी थीम आगे चलने वाली है, यही आज चर्चा करेंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले कुणाल जी बताइए, गोल्ड और सिल्वर के लिए 2021 अभी तक काफी लैकलस्टर रहा है। बहुत बढ़िया रिटर्न अब तक नहीं मिले। अब रिकॉर्ड स्तरों से बात करें तो 8,000 से ज्यादा नीचे है भाव। क्या लग रहा है, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो गोल्ड के अंदर मिसिंग है, जो अभी नहीं चल रहे हैं, जो फियर पूरा मार्केट देखता है बुलियन मार्केट, क्या वो फियर की कमी है, वापस से डर चाहिए गोल्ड को चलने के लिए? आपका टेक क्या होगा गोल्ड मार्केट को लेकर? जी, सबसे पहले सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। मेरी राय में गोल्ड का आउटलुक नेक्स्ट संवत के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ब्राइट है। मैं बहुत बुलिश हूँ गोल्ड में, इररिस्पेक्टिव ऑफ फेडरल रिजर्व क्या करता है क्या नहीं करता है। ये सब चीज़ इमटेरियल है मेरी राय में, क्योंकि नेक्स्ट ईयर इज़ गोइंग टू बी द ईयर ऑफ अनसर्टेनिटी डे बाई डे बढ़ती जाएगी। हमने ये जो लास्ट 1.25 साल में सेंट्रल बैंक्स ने जो लिक्विडिटी डाल के मार्केट को सब स्टेबल कर दिया, ये एक्चुअली इल्यूजन है। रियलिटी तो ये है, विदाउट लिक्विडिटी, जैसे जैसे लिक्विडिटी कम होगी तब ग्लोबल इकोनॉमी कैसे परफॉर्म करेगी। सो ऑलरेडी हम देख रहे हैं चाइना में प्रॉब्लम डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। चाइना जो कि वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वहाँ पे स्लो डाउन चालू हो गया है, और इट इज़ अ वर्स्ट काइंड ऑफ स्लो डाउन फ्रॉम द रियल एस्टेट सेक्टर। आई विल नॉट बी सरप्राइज कि ये क्वार्टर में चाइना का जीडीपी ग्रोथ 1.5% 2% भी आएगा, जो स्टार्ट ऑफ द ईयर में 18.5% था। आई विल नॉट बी सरप्राइज। सो गोल्ड का आउटलुक बहुत तेजी का है ये साल। मुझे कोई भी डिप, ये जो ओवरऑल आपको देखने मिलेगी गोल्ड में, फॉर एग्जांपल 46,000 46,500, कोई भी डिप आती है गोल्ड अक्यूमुलेट कीजिए। गोल्ड कंजर्वेटिवली 50 to 53,000 के रेट नेक्स्ट साल आपको नजर आएंगे। और मुझे पूरे कमोडिटी मार्केट में सबसे हाईएस्ट कन्विक्शन जो मेरा है वो गोल्ड में है तेजी के लिए नेक्स्ट 6-8 महीने के लिए। यानी 6 से 8 महीने के लिए अगर सबसे ज़्यादा पूरे कमोडिटी मार्केट में कहीं पे कन्विक्शन है कुणाल जी का, वो है गोल्ड। इनको लग रहा है कि 6 से 8 महीने में काफ़ी अच्छे रिटर्न गोल्ड दे सकता है। रेनिशा जी, आपका क्या मानना है गोल्ड मार्केट को लेकर? हमने बड़ा पोल भी सभी ब्रोकरेज हाउस के जरिए किया था, तो सबने माना था कि अगले एक साल में गोल्ड का भाव 51,000 से 60,000 रुपये तक के टारगेट आ रहे हैं। आपका अगला टारगेट एक साल के लिए अगर गोल्ड का पूछूं तो क्या होगा? दिवाली की सबको शुभकामनाएं। जी, पहले गोल्ड की बात करने से पहले मैं बताऊंगी कि पिछले 2 साल से गोल्ड में क्या हो रहा है। 2019 दिवाली से 2020 दिवाली तक हमने देखा था कि गोल्ड की प्राइसेस 34% बढ़ी थी, जो एक फियर हेज था मार्केट में। तो बहुत ही अनसर्टेनिटी थी, लो ग्रोथ था, और बहुत ही एम्पल ऑफ लिक्विडिटी थी मार्केट में, और मॉनेटरी ईजिंग हुआ था सारे सेंट्रल बैंक से। पिछली दिवाली से इस दिवाली तक हम देखें तो गोल्ड में एक रिफ्लेशन ट्रेड आया है, जहां पे प्राइसेस ऑलमोस्ट 6% गिरी है, एंड एक स्टेप ऊपर जाती है, 2 स्टेप नीचे आती है। और इन्फ्लेशन जो है पिछले एक साल से मल्टी डिकेट्स हाई पर है, लिक्विडिटी कंटिन्यू हो रही है, और ग्रोथ जो है रिकवर हो रही है बिकॉज लो बेस इफेक्ट की वजह से। इन्फ्लेशन आप देखेंगे तो यूएस में और यूरोजोन में 13 ईयर हाई लेवल्स पर है, यूके में 9 ईयर हाई पर है, एनर्जी प्राइसेस 13 ईयर हाई पर है। तो इन सब से चलते हुए लगता है कि आगे इन्फ्लेशन काफी जारी रहेगा, और इन्फ्लेशन इज नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर सून। सो इस सिनारियो में ऐसा लग रहा है जो कमोडिटी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, जिस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ अभी आगे चल के हमें लगता है कि थोड़ी वर्सन हो सकती है। सो नेक्स्ट ईयर का आउटलुक ऐसा लग रहा है कि एक स्टैगफ्लेशन आ सकता है, जहां पर मार्केट वुड बी लुकिंग फॉर लिक्विडिटी, जहां पे टर्न ऑफ होगी बाय टेपरिंग। काफी इन्फ्लेशन रहेगा, ग्रोथ जो है थोड़ी बहुत कम हो सकती है इस साल से,
तो ऐसे मार्केट में मुझे लगता है गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस परफॉर्म कर सकती हैं। एंड जो मेरा टारगेट रहेगा, मैं भी कुणाल से सहमत हूँ, जो डिप्स मिलती है अराउंड 46,000 46,500 वहां पे बाइंग करनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है 43,000 का रहेगा। अपसाइड में मैं प्राइसेस को 52,000 से 55,000 तक जाते हुए देख रही हूँ। 48,500 का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर प्राइसेस सस्टेन करती है तो हम बहुत ही अच्छा अपसाइड देख सकते हैं। ओके, यानी स्टैगफ्लेशन मतलब आपको बता दूं, जहां पे महंगाई बढ़ते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत स्टैगनेंट हो जाती है, तो वो स्टैगफ्लेशन की स्थिति है। और जब महंगाई बढ़ेगी तो गोल्ड को यहाँ पर फायदा होगा। रविंद्र जी, आपको क्या लगता है कि बुलियन का मार्केट आपको आने वाले साल के लिए कैसा लग रहा है? गुड इवनिंग विश्वमोहन जी, आपको सारे 18 के टीम को और हमारे सारे दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं। वेल आई थिंक काफी सारे फंडामेंटल डिस्कस हो चुके हैं और मेरा भी मानना यह है कि इन्फ्लेशन कंसर्न जो है, जिसे अभी तक सेंट्रल बैंकर्स ट्रांसिटरी मान रहे थे, मेरे हिसाब से इट इज देयर टू स्टे। मुझे नहीं लगता है कि इट माइट कम डाउन वेरी फास्ट। तो मेरे हिसाब से इन्फ्लेशन कपल्ड विद ग्रोथ, लोअर ग्रोथ एंड हायर अनएम्प्लॉयमेंट, मेरे हिसाब से स्टैग्फ्लेशन कंसर्न्स माइट पुश गोल्ड प्राइसेस। लेकिन जैसे गोल्ड को मूव होना था वैसे गोल्ड मूव नहीं हुआ है। हमने पिछले साल में भी देखा कि पिछले साल में जो एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की जो अनसर्टेनिटी है वो कंटिन्यू रहेगी। आई थिंक किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो वायरस कंसर्न्स है वो इतने जल्दी से इट माइट सबसाइड और इकोनॉमिक्स में स्टेबिलिटी आएगी। अभी भी काफी अनसर्टेनिटी है, जैसे कुणाल ने बताया कि चाइनीज मार्केट आई थिंक एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड में एक बहुत बड़ा वरी है। अगर वहां पे कुछ मेजर जैसे प्रॉपर्टी मार्केट में हमने देखा है कि देयर इज स्टिल लॉट ऑफ वरीज। अगर ऐसा कुछ होता है तो दैट माइट ट्रिगर बाय इन गोल्ड। लेकिन जैसे मैंने बताया कि जो जैसे होना चाहिए था वैसे नहीं हो रहा है गोल्ड में। बट स्टिल मैं गोल्ड में बहुत बेरिश नहीं हूँ, ना ही एकदम बुलिश हूँ एज ऑफ नाउ। बट यस, पॉसिबिलिटी है कि से नेक्स्ट 3 महीने में गोल्ड का भाव 49,000 से 49,500 एंड देन से फर्स्ट हाफ या फिर नेक्स्ट दिवाली तक वी माइट सी गोल्ड गोइंग टू 52,000-54,000। क्योंकि गोल्ड में हमने इस साल में कोई मेजर मूव नहीं देखा था और अभी पॉसिबिलिटी है कि डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस पे आ चुका है और टेपरिंग कंसर्न्स आई थिंक इट इज ऑलरेडी डिस्काउंटेड। एंड अगर टेपरिंग होता भी है तो मुझे नहीं लगता है कि मेजर कोई इम्पैक्ट आएगा। सो आई थिंक अगर कोई भी डिप आता है गोल्ड में, मेरे हिसाब से इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए क्योंकि इट इज स्टिल वेरी गुड हेज अगेंस्ट द अनसर्टेनिटी और 10 to 15% पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर कोई भी डिप आता है आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। और जैसे मैंने बताया 49,500 इनिशियली और उसके बाद 50 to 54,000 के टारगेट्स पॉसिबल। ओके, यानी हर डिप पे आपको खरीदारी की सलाह यहाँ पर गोल्ड में कुणाल जी की तरफ से, रविंद्र जी की तरफ से और रिनिशा जी की तरफ से। केडिया जी, आपका आउटलुक बुलियन मार्केट में क्या है? और अगर आपको गोल्ड और सिल्वर दोनों में से किसी एक को चुनना होगा खरीदने के लिए तो आप क्या खरीदना पसंद करेंगे? नमस्कार विश्वमोहन जी, आपको और आप सभी दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं। देखिए, ऑलमोस्ट सारे पैनलिस्ट ने एक ही व्यू रखा है गोल्ड में तेजी का और दिख भी रहा है कि जिस ढंग से जो फंडामेंटल्स है वो सारे एक जैसे ही दिखा रहे हैं। बट कहीं ना कहीं गोल्ड सिल्वर रेशियो को अगर हम देखते हैं तो रिसेंटली भी हमने देखा 80 के करीब जाने के बाद ये रेशियो में एक पुल बैक आता हुआ दिखाई दे रहा है। लॉन्ग व्यू अगर हम पकड़े 12 से 15 साल का, तो हमने नीचे में 31 का लेवल अप्रैल 2011 में आते हुए देखा था, जब चांदी ने करीबन 75,000 के ऊपर की तेजी दिखाई थी। और वहीं हाई में हमने अभी रिसेंटली 120 पिछले साल आते हुए देखा। कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल कंजम्पशन चांदी में नो डाउट बढ़ रहा है, जो चांदी को अच्छा सपोर्ट करता है। इनफैक्ट अगर चार्टिकली भी देखे तो रिसेंटली हमने $30 का लेवल छूते हुए देखा। नो डाउट कोई इतनी बड़ी तेजी नहीं, बट हाँ, $34 से $35 तक का लेवल चांदी में दिखा सकता है। बट वहीं गोल्ड के लिए मैं समझता हूँ कि गोल्ड आज की डेट में अंडर वैल्यूड असेट है, क्योंकि अगर कहीं पे भी अगर आप देखते हैं तो बाकी जितने भी असेट क्लास है, अगर हम इक्विटीज की बात करें या क्रिप्टो या और कोई भी किसी चीज की बात करें, तो कहीं ना कहीं सबने एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है। गोल्ड ने पिछले साल 56,000 का लेवल डोमेस्टिक मार्केट पे दिखाने के बाद जो ये करेक्शन दिया है, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो आई थिंक स्टोर ऑफ वैल्यू, इन्फ्लेशन और एक सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं ज्यादा करके ट्रैक करता हूँ वो है S&P 500 वर्सेस कमोडिटी इंडेक्स। क्योंकि राइट नाउ जब भी ऐसी कुछ महामारी आती है या पेंडेमिक हिट होता है तो ज्यादा करके हम देखते हैं कि डिस्टर्बेंस इक्विटी कमोडिटी दोनों में होता है। और करंटली पेंडेमिक के बाद हमारे यहाँ पे जो फॉल या ग्लोबल मार्केट में जो फॉल आया है वो बिजनेस साइकिल 3 में पहुंच चुका है। बिजनेस साइकिल 1 में गिरावट रहती है,
कमोडिटी और इक्विटी में। बिजनेस 2 साइकिल के अंदर हम देखते हैं कि इक्विटी में रिकवरी आ जाती है, कमोडिटी स्टेबल टू नेगेटिव रहती है। बट बिजनेस 3 साइकिल के अंदर हम देखते हैं जहां पे कमोडिटी और इक्विटी दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। बट यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि S&P 500 और कमोडिटी के जो इंडेक्स है वो कहीं ना कहीं इन्वर्टेड होता हुआ दिख रहा है, जो मुझे बताता है कि अगले 2 से 3 साल तक सोने चांदी या कमोडिटी की सुपर साइकिल कंटिन्यू रहेगी। तो आई एम मोर बुलिश ऑन सिल्वर राइट नाउ, बट गोल्ड भी जैसे मैंने मेरा व्यू रखा है कि कंजर्वेटिवली 54,000 तक का लेवल आराम से देखने मिल सकता है। वहीं चांदी मुझे लगता है कि एक बार वापस 77-78 का लेवल अगर ब्रीच करता है तो एक पैराबोलिक जंप आएगा जो करीबन 90 से 95,000 आराम से चांदी को अगले 1 साल में देखने मिल जाएगी। साल में 90 से 95,000 के भी टारगेट चांदी के लिए है, और गोल्ड और सिल्वर दोनों पर हालांकि बुलिश रहा है, लेकिन चांदी में इनको ज़्यादा तेज़ी लग रही है। तो सभी जानकार गोल्ड और सिल्वर में खरीदारी की राय दे रहे हैं। रेनिशा जी, अगर हमें गोल्ड अगर खरीदना हो तो किस विकल्प को चुनना चाहिए, क्या सलाह देंगी आप? गोल्ड बाइंग के लिए हमारे पास अभी कई ऑप्शंस हैं इंडिया में। पहले बहुत लिमिटेड चीजें होती थी, अभी आज के जमाने में आपको अगर बाय करना हो गोल्ड तो डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं, पेपर गोल्ड खरीद सकते हैं, सॉवरेन बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। बट आई वुड ऑलवेज से कि गोल्ड में एक तरह से SIP करना इज अ वेरी बेटर वे, क्योंकि आप हर लेवल्स पे एक्यूमुलेट करते हैं, तो दैट वुड गिव यू एन एवरेज प्राइस जो बहुत ही सही रहती है। आप एक प्राइस पे लमसम अमाउंट पुट करने से ज्यादा बेहतर है कि आप SIP कीजिए। SIP आप ETFs में भी कर सकते हैं या फिर डिजिटल गोल्ड में भी SIP कर सकते हैं, जैसे ऑगमेंट ऑफर करता है गोल्ड SIP। सो एज लो एज आप 100 रुपीज की भी SIP स्टार्ट करते हैं ऑगमेंट से तो भी आपको बहुत फायदा मिलेगा ओवर द टाइम। सो आई वुड डेफिनेटली से वन शुड गो फॉर गोल्ड SIP एंड एक्यूमुलेट ऑन एवरी डेप्स। यानी ये व्यू है गोल्ड को लेकर। रविंद्र जी, अगर चांदी की बात करें तो आपका टारगेट चांदी के लिए मीडियम टर्म के हिसाब से क्या देना चाहेंगे आप? विश्व मोहन जी, मेरे हिसाब से चांदी में भी आई थिंक एक पॉजिटिवनेस कंटिन्यू रहेगा, और जैसे अजय जी ने बताया मैं भी थोड़ा सा टिल्टेड हूँ टुवर्ड्स सिल्वर, क्योंकि सिल्वर ने एक आई थिंक अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है कंपैरेटिवली टू ऑल द प्रेशियस मेटल्स। सिल्वर में उस तरीके का जंप नहीं आया। अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल मेटल्स में भी इट हैज रीच्ड ऑल टाइम हाइज, इनफैक्ट इट हैज मूव्ड अबव द ऑल टाइम हाइज। गोल्ड में भी हमने 2070 तक के लेवल देखे इंटरनेशनल में, लेकिन अगर सिल्वर देखें तो सिल्वर ने $30 का जो मार्क है वो भी अभी तक पार नहीं किया है। तो मेरे हिसाब से चांदी में आई थिंक एक बहुत अपसाइड आना बाकी है। इमीडिएट टर्म में अगेन जैसे मैं लगातार कहते आ रहा हूँ कि मैं कोई लंबा व्यू नहीं दूंगा, क्योंकि क्या होता है कि देयर आर सो मेनी अनसर्टेनिटीज इन द मार्केट। अगर कोई भी मेजर न्यूज आ जाता है तो दैट इम्पैक्ट्स द मार्केट। सो इट इज ऑलवेज बेटर कि एक स्टेप बाय स्टेप व्यू ले। तो मेरे हिसाब से जैसे मैंने पिछले बार भी कहा था कि 66,000 66,500 के आसपास एक रेजिस्टेंस आएगा, और वहां से हमने फिर से एक बार फिसलते हुए देखा है सिल्वर को। तो मुझे लगता है कि इमीडिएट टर्म में 68,000 से 69,000 तक का लेवल पॉसिबल है सिल्वर में। ऊपर से अभी एक अच्छा खासा करेक्शन आया है सिल्वर। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टाइम टू अगेन एंटर 58,000 के लो लगाने के बाद। मुझे लगता है कि अभी 59,500 के आसपास एक बेस बन चुका है इसका, और इमीडिएट टारगेट में 68,000 देख रहा हूँ। लेकिन जैसे अजय जी ने भी बताया कि 75,000 90,000 ये सारे पॉसिबिलिटीज है सिल्वर में, बट इट इज बेटर कि स्टेप बाय स्टेप देख के उसके बाद इसमें एक व्यू ले। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि 68,000 69,000 इमीडिएट टारगेट होना चाहिए सिल्वर। यानी इमीडिएट टारगेट 68,000 का दे रहे हैं, और फिर धीरे धीरे 70-75,000 के टारगेट भी चांदी में दिख सकते हैं। और जिस तरह से गिरावट आई है चांदी में, बढ़िया मौका है एंट्री का। कुणाल जी, आप सहमत हैं कि चांदी में एंट्री का बढ़िया मौका है? ये जो गिरावट आई यहाँ से खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए चांदी में? जी हाँ, चांदी के फंडामेंटल्स में एक ही मेजर प्रॉब्लम है। चांदी में जो प्रोडक्शन पिछले साल 8% डाउन था एज कम्पेयर टू 2019, ये साल 8% में से 6.5-7% प्रोडक्शन वापस आ गया है। सो इस जो चांदी अंडर परफॉर्म कर रही है, जो अजय जी ने गोल्ड सिल्वर रेशियो की बात की, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सिल्वर का एग्रीगेट स्क्रैप सप्लाई और सिल्वर की प्राइमरी सप्लाई, तो वो दोनों में हमने एक इजाफा आते हुए देखा है। इसके कारण सिल्वर अंडर परफॉर्म। सो बट सिल्वर का ओवरऑल जो डायरेक्शनल व्यू है दैट इज इन लाइन विद इन सिंक विद व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू गोल्ड। आई डोंट थिंक सो सिल्वर कैन आउट परफॉर्म गोल्ड बिकॉज ऑफ द स्टेटस ऑफ द प्रोडक्शन। जैसे गोल्ड में तेजी आएगी सिल्वर विल कैच अप। सो
आई एम बुलिश ऑन सिल्वर। मुझे लग रहा है नेक्स्ट 7 तक एक व्यू, इवन दो मैं राइट जाऊँ या रॉन्ग जाऊँ, पर एक व्यू ऐसा है दैट 68 to 70,000 तक के लेवल्स आपको कंजर्वेटिवली सिल्वर में देखने मिल सकते हैं। है कि 68 से 70,000 के लेवल आपको चांदी में दिख सकते हैं। रेनिशा जी, आपका टारगेट क्या है? अगर मीडियम से लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर चांदी में बात की जाए तो आप क्या टारगेट देंगे? जी ऑलमोस्ट सारे फंडामेंटल्स डिस्कस हो चुके हैं, सो आई वुड से सिल्वर में मुझे लग रहा है थोड़ा डिप्स पे 63,000 से 62,000 के आसपास बाइंग करनी चाहिए, और डाउन साइड में सपोर्ट जो है 58,000 का है। अप साइड में मैं टारगेट जो है 70,000 से 75,000 तक देख रही हूँ। मानना है कि चांदी में बड़ी तेजी अभी बाकी है और 75,000 के टारगेट रेनिशा जी दे रही हैं। चलिए, अब ये कमोडिटी के लिए जो पिछला एक साल सबसे ज़बरदस्त रहा है वो क्रूड मार्केट के लिए। क्रूड में 110% की तेज़ी पिछले एक साल में आ चुकी है। रविंद्र जी, आपको क्या लगता है, क्या अब मौका आ गया है कि क्रूड को ऊपरी लेवल पर बेच कर जाएं? क्या आपका ट्रिगर, क्या ऐसे ट्रिगर होंगे कि इनको बेचना चाहिए कच्चे तेल को अब? बिल्कुल विश्व मोहन जी, मेरे हिसाब से क्रूड की अगर बात करें तो क्रूड में हमने इससे पहले भी कहा था कि $84-85 के आसपास WTI में एक रेजिस्टेंस लेगा मार्केट, क्योंकि मेरे हिसाब से जो नेचुरल गैस और कोल के प्राइसेस है, आई थिंक दैट वर द मेजर ट्रिगर्स क्रूड के ऊपर जाने में एज एन ऑल्टरनेटिव फ्यूल। लेकिन अभी अगर देखें तो बिकॉज ऑफ द इंटरवेंशन, चाइना में इंटरवेंशन की वजह से कोल के प्राइसेस काफी टूटे हैं और नेचुरल गैस के प्राइसेस भी देखें तो हाई से काफी नीचे आ चुके हैं। तो मेरे हिसाब से जो मेजर क्रूड में जो ट्रिगर था वो थोड़ा साइड हो रहा है और उसके वजह से हमें लग रहा है कि फिर से एक बार क्रूड के प्राइसेस जो है वो 79 से $78 WTI में दिखा सकते हैं। 84-85 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो पॉसिबिलिटी है कि $88 तक जाएगा, बट इसका जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा फेड आउट हो रहा है और जब भी फॉल आता है तो थोड़ा शार्प फॉल आता है और जब भी राइज होता है तो थोड़ा सा धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। तो मेरे हिसाब से दैट इज एन इंडिकेशन और मुझे लगता है 84-85 के ऊपर सस्टेन करेगा तो ओपेक के साइड से भी कोई ना कोई स्टेप आएगा टू कूल ऑफ द प्राइजेस। तो मेरे हिसाब से 84-85 बेंचमार्क होना चाहिए अभी और मुझे मेजर फॉल नहीं लग रहा है। आई थिंक 5,750 5,800 तक की पॉसिबिलिटी है, बट वहां से फिर से एक बारी हम इसमें एक जंप देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इन लेवल्स पर या फिर थोड़े से हाई लेवल्स पर हम बेच के चल सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 5,750। अगर नाइमेक्स की बात करें तो $78, $79, $77 तक के फॉल आ सकते हैं, वहां से फिर से एक बार बाइंग आ सकती है। तो मेरे हिसाब से इन लेवल्स पर या थोड़े से हाई लेवल्स पर बेच के जाना एक बेटर स्ट्रेटेजी होगी। ओके, यानी करंट लेवल से 10% गिरावट की उम्मीद इनको लग रहा है या इसके ऊपर के लेवल पे आपको बेच कर जाना चाहिए और नीचे 5,750 रुपए का लेवल क्रूड में दिख सकता है। केडिया जी, आपको क्या लगता है, क्या क्रूड में गिरावट अभी आनी है? अब इस जो करंट लेवल है, जो इतनी तेजी के बाद अब यहाँ करेक्शन के लिए आप यहाँ पे बेचना चाहिए क्रूड को? देखिए विष्णु जी, अगर क्रूड की बात करें तो क्रूड एक लीडिंग इंडिकेटर है कोई भी इकोनॉमी के लिए। क्रूड में तेजी आती है तो हम मानते हैं कि इकोनॉमी में रिकवरी है, बट एक हद के बाद अगर क्रूड में तेजी बनती है तो कहीं ना कहीं ये इकोनॉमी पे दबाव भी लाना चालू करता है। एक चीज ये समझना है, पिछले 1.5 साल के अंदर जितनी भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है, इनकी बैलेंस शीट में काफी प्रेशर और हमने काफी एग्रेशन आते हुए देखा है। कहीं ना कहीं जो क्रूड के भाव राइट नाउ चल रहे हैं $84-85, ये काफी एक विन विन सिचुएशन है सभी के लिए और पिछली 2-3 मिनट में इस चीज के ऊपर डिस्कशन भी हुआ। तो आई थिंक क्रूड यहाँ पे एक टॉप कर सकता है। नो डाउट कंजम्पशन नो डाउट इमीडिएटली बढ़ते जा रहा है कंटिन्यू, तो वर्स्ट से वर्स्ट मुझे लगता है कि ऊपर में $89-90 जो हम ईयर एंड तक का लेवल देख रहे हैं। नो डाउट रिसेंट में अभी ओपेक की जो अगली मीटिंग है, यहाँ पे हमें क्लियरिटी मिलेगी कि आगे प्रोडक्शन, क्योंकि एनकेसमेंट करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो आई थिंक क्रूड में ओवरऑल अगले 3 से 4 महीने की अवधि की बात करें तो मुझे टॉप लगता है कि $90 का बन जाएगा, इसके बियॉन्ड जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है और एक कूल डाउन रहना चाहिए प्राइजेस के अंदर, जो करीबन $68 से $70 तक का लेवल मार्च तक मुझे लग रहा है कि पुल बैक दिखा सकता है। क्योंकि अल्टरनेट एनर्जीज के अंदर भी हमने देखा जो टेम्परेरी जो शॉर्टेजेस हुई, चाहे गैस की बात करें चाहे कोल की बात करें, इसकी वजह से ऑयल में हमने कुछ डिमांड एक्स्ट्रा बढ़ते हुए देखी थी, बट ओवर द पीरियड अगर हम 2 से 3 महीने की बात करें तो ये कूल डाउन होता हुआ दिख रहा है, जो मुझे लगता है कि एटलीस्ट $70 तक का हम लेवल मार्च तक देख पाएंगे। तो क्रूड में मुझे लगता है कि करंट लेवल से लेन नहीं करना चाहिए। ओके, यानी करंट लेवल पे इनको भी लग रहा है कि बेच कर ही जाए और नीचे 4,700 तक के भी टारगेट दे रहे हैं केडिया जी। कुणाल जी, आप सहमत हैं दोनों जानकारों से?
जी हाँ, मेरा एकदम आउटराइट व्यू है जो केडिया जी ने कहा। इन लाइन विद दैट, ओपेक की जो मीटिंग है नवंबर में, दिसंबर में, ये सभी मीटिंग में है। आई थिंक इनके ऊपर बहुत प्रेशर ऑलरेडी, इंडिया ने ऑलरेडी ओपेक को कहा है, सऊदी अरेबिया को कहा है कि ये ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। जैसे आप देखेंगे क्यूई जो फेडरल रिजर्व ने भी जो पैसे डाले थे $120 बिलियन पर मंथ, वो भी धीरे धीरे वो लोग कम करने वाले हैं। सो अभी ऑयल कैन नॉट बी एक्सेप्शन हियर। सो ये हर मंथ जो 4 लाख बैरल का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, सो पिछले 3 महीने में सिर्फ 1.2 मिलियन बैरल का प्रोडक्शन बढ़ा है। ऑयल डिमांड ऑलरेडी प्री कोविड लेवल्स के एकदम आजू बाजू में 99.5 मिलियन बैरल्स की ऑयल डिमांड हो गई है, और डिमांड और सप्लाई के बीच में तकरीबन 1.5 से 1.25 मिलियन बैरल का गैप है। सो ऑयल में ये जो तेजी है, ये एकदम आर्टिफिशियल तेजी है। यूएस की ओर से भी मुझे लग रहा है नेक्स्ट साल प्रोडक्शन बढ़ेगा, और अगर आप ओपेक भी बोलेगा एट सम पॉइंट उनको एक ही महीने में 1 से 1.5 मिलियन बैरल का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अनाउंसमेंट करना पड़ेगा, और वो लोग नहीं भी बढ़ाते हैं तो भी 6 महीने में मौजूदा लेवल से अगर आप देखेंगे तो 4 into 5 आप करोगे तो और 2 मिलियन बैरल का प्रोडक्शन तो आने वाले 4-5 महीने में ही बढ़ जाएगा। तो ऑयल $65, $60 के लेवल भी आ सकते हैं। कपल्ड विद चाइनीज स्लो डाउन, इट कैन रियली गो डाउन क्वाइट शार्पली। सो मुझे कोई तेजी नजर नहीं आ रही है ऑयल में। और जो भी है, आप ये 1-1.5 महीने में जो भी स्पाइक आती है ऑयल में, इसमें आप बेच के sell in this 2 months and you are going to make good returns in next till March April। अप्रैल तक काफ़ी गिरावट की उम्मीद लग रही है, क्योंकि जिस तरह से यूएस प्रेसिडेंट ने भी ओपेक प्लस देशों से कहा है कि उत्पादन बढ़ाए, बाकी देशों से भी दबाव बन रहा है, और साथ ही चाइनीज स्लो डाउन का भी असर आने वाले समय में दिख सकता है। चलिए, एक और काउंटर, खास करके पूरा बेस मेटल्स पैक की अगर बात की जाए तो वो भी पिछले पूरा साल उनके लिए ज़बरदस्त रहा है। हर तरह के ट्रिगर्स आते रहे हैं, स्टॉक कम हो रहे हैं, एनर्जी कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो गई है, प्रोडक्शन कर्व लग रहे हैं, इसका भी काफ़ी असर देखने को मिला। तो रविंद्र राव जी, आपको क्या लगता है, पूरे बेस मेटल्स पैक में कोई ऐसा पिक आपको लग रहा है कि अभी भी चलने वाला है, या कोई ऐसा पिक जो बहुत महंगा हो गया है वहाँ उसको अब बेच कर जाना चाहिए? वेल, मेरे हिसाब से कॉपर और जिंक में मुझे अभी भी लगता है कि लोअर लेवल से एक बार बाइंग आ सकती है, क्योंकि टाइटनेस अभी भी है मार्केट में। ये जो फॉल हमने देखा था, दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ द इंटरवेंशन। एलएमई पे अगर देखें तो कॉपर का जो कैश और 3 मंथ का जो स्प्रेड था वो काफी बढ़ गया था, और उसकी वजह से हमने एक इंटरवेंशन देखा था। इवन चाइनीज साइड से जो इंटरवेंशन है उसके वजह से, इंटरवेंशन आई वुड से इट इज नॉट इंटरवेंशन, बट जो प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए जो स्टेप्स लिए गए थे, आई थिंक दैट हैज पुट द प्रेशर। लेकिन मेरे हिसाब से टाइटनेस की वजह से अभी भी थोड़ा सा पॉजिटिवनेस रह सकता है। और कॉपर का जो एमिशन पॉलिसी है, आई थिंक दैट विल गो ऑन फॉर द फर्स्ट क्वार्टर 2022। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट क्वार्टर 2022 तक बेस मेटल्स के प्राइसेस जो है वो लोअर लेवल्स पे सपोर्टेड ही रहने चाहिए, और पॉजिटिवनेस कंटिन्यू रहेगा कॉपर और जिंक में। कॉपर में पॉसिबिलिटी है कि फिर से एक बार ये जो रिसेंट हाई था 813 उसके आसपास जा सकता है, और उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 848 तक भी जा सकता है एमसीएक्स पर। जिंक में आई थिंक एक रेंज रहेगा, और एल्यूमिनियम में मुझे लगता है कि थोड़ा सा टॉप बन चुका है अभी, और थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। ओके, कुणाल जी, आपको क्या लगता है, अगर बेस मेटल्स में कोई एक अगर आपको काउंटर चुनना हो तो आप किसे बेचना पसंद करेंगे? कोई तेजी नहीं है मेटल्स में। कॉपर की बात करूंगा मैं। कॉपर में लास्ट जुलाई महीने से लेके, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 6 महीने से लेके लास्ट 2020 का, और अगर ये साल का डेटा आप लेते हैं, सो लास्ट 6 महीने में कॉपर का चाइना का कंजम्पशन 1.8 मिलियन टन से डाउन हो चुका है। जैसे मैंने कहा, चाइनीज जीडीपी ये लास्ट क्वार्टर में आएगी 1.5 to 2%। सो भूल जाइए, कोई तेजी बेजी होने नहीं वाली है। हर उछाले पे कॉपर बेची है। कॉपर 800 रुपये तो लगता नहीं है मुझे, पर उसके पहले 675, 670 के स्तर आपको आने वाले साल में देखने मिलेंगे। फंडामेंटल्स कॉपर के काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। एलएमई का स्टॉक, आज एलएमई पे जो इन्वेंट्री है, कॉपर की साइज है 25-26 मिलियन टन, दैट इज द साइज ऑफ कॉपर मार्केट। सो एलएमई पे नॉट इवन 10% ऑफ द स्टॉक इज देयर ऑन एलएमई। सो एलएमई इज नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर राइट नाउ एनीमोर। चाइना में जो मैक्रो लेवल पे चाइना का जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, दैट इज अकाउंटिंग फॉर द 30% ऑफ द चाइनीज जीडीपी। सो अगर 30% जीडीपी कंस्ट्रक्शन सेक्टर से आ रहे हैं,
तो कॉपर में कैसे तेजी होगी। कॉपर में जो मेजर डिमांड है आज भी, दैट इज नॉट कमिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। ओके, यानी कॉपर बेचने की सलाह है। चलिए, एग्री मार्केट में अगर फटाफट केडिया जी बता पाए, अगर कोई टॉपिक आपको चुनना हो मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप क्या चुनेंगे? देखिए, उसमें पूरे एग्री मार्केट में तो काफी अच्छे मोमेंटम बना है। तो एक निकालना कोई भी कमोडिटी थोड़ा सा अनजस्टिफाइड रहेगा। तो मैं 3 कमोडिटी है क्विकली बता देता हूँ। पहला है कॉटन सीड ऑयल केक। जिस ढंग से कॉटन के भाव में तेजी आई है, ऑयल में तेजी आई है, कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्मिंग रहा है कॉटन सीड ऑयल केक। और मुझे लगता है कि अगर इसमें 6 महीने का व्यू लेके चले मार्च अप्रैल तक, तो करंट 2400 के करीब अगर इसको लेके चले तो 4000 तक का लेवल मुझे लगता है कॉटन सीड ऑयल केक में देखने मिल जाएगा। अगली 2 कमोडिटी जो मुझे लग रही है वो मसालों में से है, अंडर परफॉर्मिंग रह चुके हैं, जीरा और धनिया। जिस ढंग से पैंडेमिक के बाद चीजें ओपन अप हो रही, डिमांड पैंडेमिक बढ़ रहा है कंटिन्यू, एक्सपोर्ट डिमांड भी काफी इंप्रूवमेंट रहेगा। मुझे लगता है जीरे में 21,000 का टारगेट और धनिये में 12,000 का टारगेट हमें फरवरी तक मिल जाएगा। तो ओवरऑल एग्री के अंदर कॉटन सीड ऑयल केक, जीरा और धनिया, ये 3 कमोडिटी मुझे लगती है कि लेके चलनी चाहिए। ओके, यानी एग्री में कॉटन केक, जीरा और धनिया, 3 कॉल से केडिया जी की तरफ से। चलिए, शो को यहीं पे वाइंड अप करने का वक्त आ गया है। शुक्रिया कुणाल जी आपका, केडिया जी आपका, रविंद्र राव आपका, और साथ ही रिनिशा जी आपका। आप सभी ने वक्त निकाला इस खास पेशकश में। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। नमस्कार।